सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू गंगवार इंस्टीट्यूट। हम लोग अपनी टेस्ट सीरीज़ के सॉल्यूशन कर रहे हैं और देखते देखते समय के साथ साथ हम लोग 6 टेस्ट पे पहुंच गए। एक समय था जब हम लोगों ने टेस्ट नंबर 1 से स्टार्ट किया था, तो दिस इज़ टेस्ट नंबर 6 और ये एक फुल सिलेबस टेस्ट था, तो सारे ही क्वेश्चन ऑलमोस्ट सारे टॉपिक से आपको रखे गए होंगे। पहले क्वेश्चन पे आते हैं, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एल्काइल हैलाइड के बॉइलिंग पॉइंट का डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा गया है। तो देखो आर जो है वो तो सेम इसमें दिखाया गया है, और एल्काइल फ्लोराइड, उसके बाद फिर एल्काइल क्लोराइड है, फिर एल्काइल ब्रोमाइड है, एंड देन आफ्टर एल्काइल आयोडाइड। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है। अगर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो मॉलिक्यूलर वेट से एसोसिएटेड एक फोर्स है और उस फोर्स का नाम है वॉन्डर वॉल फोर्स। तो ये जो वॉन्डर वॉल फोर्स है ये मॉलिक्यूलर वेट पर डिपेंड करता है। तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो वॉन्डर वॉल फोर्स भी बढ़ेगा। वॉन्डर वॉल फोर्स अगर बढ़ेगा तो फिर बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि वॉन्डर वॉल फोर्स काम क्या करता है, ये मॉलिक्यूल्स को पास पास रखने का काम करता है। तो जैसे जैसे ये फोर्स बढ़ेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता चला जाएगा। यानी हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, आयोडाइड का सबसे ज़्यादा, फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड और फिर फ्लोराइड। तो इस सीक्वेंस में हम लोग चलेंगे, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। एक और बात मैं इसमें यहाँ पर आपको बता दूं कि अगर मान लो हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लगाएं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो आपको पी ब्लॉक की एनसीईआरटी में कहा गया है कि जैसे जैसे नीचे जाते हैं वैसे वैसे अगेन मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो वॉन्डर वॉल फोर्स भी बढ़ जाएगा, और वॉन्डर वॉल फोर्स बढ़ेगा तो फिर यहाँ भी बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो बढ़ जाएगा, या फिर आप कह दें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होगा वो भी बढ़ जाएगा। तो इस वजह से आप ये देख सकते हैं कि जो फ्लोरीन और क्लोरीन होते हैं ये दोनों तो गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। ब्रोमीन जो होता है वो एकमात्र नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, और इसमें से जो आयोडीन है वो सॉलिड में पाया जाता है, जो कि सब्लिमेट कर जाता है, इसीलिए आयोडीन की कमी एसोसिएटेड होती है। इसी सेम कॉन्सेप्ट को आप लगा सकते हैं हीलियम नियॉन आर्गन पे। हीलियम नियॉन आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, इसमें भी नीचे की तरफ जाते समय सेम चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और हीलियम का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। सारे संसार में जितने भी लोग हैं उसमें से अगर आप इसका देखेंगे तो यू विल फाइंड दैट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हीलियम इज मिनिमम, और 4.2 केल्विन के करीब होता है। ये मतलब 4 से 5 केल्विन के बीच में होता है। आई थिंक 4.2 या 4.8 केल्विन है, तो मतलब बहुत कम बॉइलिंग पॉइंट है। तो सेम कॉन्सेप्ट को आप यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। सवाल कभी इधर का पूछ ले तो भी आपको जवाब देना आना चाहिए। इन अ गिवन एटम नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम वैल्यूज फॉर ऑल द 4 क्वांटम नंबर, दिस इज कॉल्ड, इसको पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलते हैं। सीधा सीधा ये स्टेटमेंट है। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी भी एटम में, एक ही एटम के अंदर किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन्स का चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम कितने सेम हो सकते हैं। तो मैक्सिमम 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं। और अगर पूछा जाए कि किसके 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं, अगर फॉर इलेक्ट्रॉन इन सेम ऑर्बिटल, एक ही ऑर्बिटल के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं जिनकी स्पिन अपोजिट रहती है, अगर उनका देखा जाए तो उनका कितना क्वांटम नंबर सेम हो जाएगा, उनका 3 क्वांटम नंबर सेम होगा। और 3 क्वांटम नंबर जो होते हैं वो एक ऑर्बिटल को डिफाइन करते हैं, और 4 क्वांटम नंबर जो होते हैं वो एक इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करते हैं। ये सारे सवाल नीट में पूछे जा चुके हैं। अभी के लिए पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट वाला सवाल है, स्टेटमेंट 1 है, मॉलिक्यूलैरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो यहां तक तो सब कुछ सही था, ये गड़बड़ कर दिया। मॉलिक्यूलैरिटी को जब डिफाइन किया जाता है तो दैट इज नॉट फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ये डिफाइन किया जाता है फॉर एलिमेंटरी रिएक्शन। एलिमेंटरी मतलब फंडामेंटल रिएक्शन, या फिर आप इसे कह दें कि जो सिंगल स्टेप रिएक्शन होगा उसके अंदर। देखो क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं ना, वो होते हैं जिन रिएक्शन में एक से ज़्यादा स्टेप चल रहा हो। तो उसी को अगर आप तोड़ लें कई सारे स्टेप में, तो हर स्टेप की अपनी अलग मॉलिक्यूलैरिटी होगी।
यानी मॉलिक्यूलैरिटी जो है वो सिंगल स्टेप के लिए डिफाइन की जाती है। वैसे मॉलिक्यूलैरिटी की परिभाषा क्या है कि कितने लोग टकरा रहे हैं, तो कितने लोग टकरा रहे हैं वो तो एक एक स्टेप में ही चलेगा ना। जैसे अगर मान लो कि कई सारे मैच हो रहे हैं तो आप कैसे बताओगे कि कौन कौन सी टीम भिड़ी, एक एक मैच का अलग अलग बताना पड़ता है कि कौन कौन हुआ। तो ये गड़बड़ कर दिया इन्होंने, तो इस वजह से स्टेटमेंट फर्स्ट तो हो गया फॉल्स। दूसरा है मॉलिक्यूलैरिटी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, ये बात सही लिखी है, मॉलिक्यूलैरिटी से हम मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन को समझते हैं। तो मतलब स्टेटमेंट 1 जो है मेरा वो फॉल्स है और स्टेटमेंट सेकंड जो है वो करेक्ट है। तो आई विल गो विद द थर्ड ऑप्शन, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। Which pair would be expected to form precipitate when solutions are mixed? तो आप देखो ये जो सवाल है ये है प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से। तो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में बताया जाता है ना एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH होल थ्राइस, इसका प्रेसिपिटेट बनता है, इट फॉर्म्स प्रेसिपिटेट। तो एल्यूमिनियम का जहां पर आपको टेस्ट करना सिखाया गया होगा, आपको कैटायन और एनायन का अलग अलग टेस्ट करना सिखाया जाता है, जिसमें से कैटायंस के टेस्ट में एल्यूमिनियम भी सिलेबस में है। तो एल्यूमिनियम AlOH होल थ्राइस का क्या बना लेता है, प्रेसिपिटेट, और मेटा एल्यूमिनेट भी बनाता है, वो भी टेस्ट करने में काम आता है। द रिएक्शन क्वेश्चन फॉर द रिएक्शन N2 + 3H2 gives 2NH3 इज, जो भी लिखा है सही लिखा है। द रिएक्शन विल प्रोसीड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब देखो राइट इधर होता है, लेफ्ट इधर होता है, तो कोई राइट टू लेफ्ट अगर जा रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो रहा है। दिस इज राइट साइड, ये ध्यान से पढ़ना पड़ेगा वहां पर, और ये है लेफ्ट साइड। तो अगर कोई राइट टू लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है मतलब वो किधर जा रहा है, बैकवर्ड जा रहा है। और Q और K में क्या रिश्ता होता है कि अगर मान लो जो Q, देखो Q जो है वो K बनना चाहता है, तो अगर Q और K बराबर है, QC इज इक्वल्स टू KC है, तो इसका मतलब रिएक्शन इस समय इक्विलिब्रियम पे है, कहीं नहीं जाएगा, यहीं पे रहेगा। लेकिन अगर मान लो कि QC ज्यादा हो गया, ग्रेटर देन KC, तो QC आगे बढ़ गया है तो ये पीछे आने की तरफ सोचेगा, यानी ये बैकवर्ड जाएगा रिएक्शन, इट विल गो बैकवर्ड। अच्छा अगर मान लो कि QC लेस देन KC है, QC इज लेस देन KC, तो इस कंडीशन में रिएक्शन कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड। QC अभी कम है तो अभी फॉरवर्ड की तरफ जाके KC के बराबर, मतलब ज्यादा आगे निकल गए तो पीछे आना चाहेगा, पीछे है तो आगे जाना चाहेगा, इसी के बराबर रहना चाहता है। तो अभी कहा गया है कि राइट टू लेफ्ट जा रहा है, मतलब कि बैकवर्ड शिफ्ट हो रहा है, और बैकवर्ड के लिए कंडीशन क्या है, QC शुड बी ग्रेटर देन KC। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 51 पर आते हैं। इसमें कहा गया है कि देखो रिएक्शन में बी को पहचानो। तो ये दोनों ही जो रिएक्शन दिए हैं एनसीईआरटी में आपको प्रॉपरली मिल जाएंगे। तो बेंजीन रिंग के ऊपर सबसे पहले ये रिएक्ट करवा रहे हैं किसको, इसमें सबसे पहले स्टेप में रिएक्शन हो रहा है CH3X लिखा हुआ है और साथ में है AlCl3। ये AlCl3 जो होता है वो एक लुईस एसिड होता है, और इसको चाहिए कि कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो वो इस X को लेकर चला जाता है। जब ये इसको लेकर चला जाएगा तो यहाँ पर ये CH3+ बन के आएगा और ये बनेगा इलेक्ट्रोफाइल। और ये जो इलेक्ट्रोफाइल बन के तैयार हुआ है CH3+, ये इलेक्ट्रोफाइल आपको पता है बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक कर देता है, क्योंकि बेंजीन रिंग का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पर आफ्टर दिस अटैक इट विल फॉर्म टोलुइन। तो जो पहला स्टेप है, स्टेप नंबर 1, उस पर टोलुइन या फिर मिथाइल बेंजीन बन के तैयार होगा A नंबर पे। तो A तो हम लोग बना ले गए। ए के बाद अगर आप देखें तो एक रिएजेंट लिखा हुआ है, थोड़ा सा डरावना सा रिएजेंट है, लेकिन ये एनसीईआरटी में प्रॉपरली आपको बताया गया है CrO3। अगर CrO3 के साथ मैंने H2SO4 ले लिया तो ये जोन्स रिएजेंट बन जाएगा और फिर बेंजोइक एसिड बनेगा। इवन यहाँ CH2CH3 लिखा हो तब भी बेंजोइक एसिड बनेगा, साइड चेन का लेंथ मैटर नहीं करता है। लेकिन अगर इसी के साथ आपने मान लो ले रखा है, साथ में आपने एसीटेट ले रखा है H3O+, मतलब इस तरीके का कोई पेरोक्साइड या एसीटेट ले रखा है CH3CO होल ट्वाइस O, तो ये इस तरीके का अगर आप कोई भी मटेरियल लेंगे जो कि इसके ऑक्सीडेशन को ब्लॉक कर देता है, फर्दर ऑक्सीडेशन को, इसके लिए आप CrO2Cl2 भी ले सकते हैं। तो ये एटार्ड रिएक्शन के नाम से होता है और इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो बेंजल्डिहाइड बनता है, यानी पूरा ऑक्सीडेशन नहीं होने देगा, ये एक स्टेप पहले ही रोक लेगा। तो दिस विल फॉर्म बेंजल्डिहाइड। तो अभी के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंजल्डिहाइड, यानी सेकंड ऑप्शन सही होगा, सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर।
अच्छा, अगर यहाँ पे CrO3 के साथ H2SO4 लिखा होता तो वो बेंजोइक एसिड करेक्ट आंसर हो जाता। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक। तो एक तो यहाँ पे ये माइनस, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूँ पहले। इट शुड बी नेगेटिव एट दिस प्लेस, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है। अब ये थोड़ा सा सही सवाल बन गया। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा ऐसा है जो एरोमेटिक नहीं है। तो एरोमेटिक होने के लिए क्या क्या शर्तें होती हैं। अगर आप किसी कंपाउंड को एरोमेटिक कहने चाहते हैं तो एरोमेटिक होने के लिए शर्त नंबर 1 ये है, साइक्लिक होना चाहिए। दूसरी शर्त है वो प्लेनर होना चाहिए और उसके अंदर रेजोनेंस प्रेजेंट होना चाहिए, जो कि कंप्लीट रेजोनेंस हो, रेजोनेंस। और तीसरे नंबर पे इस कंपाउंड के अंदर ये हकल्स रूल को फॉलो करता हो। अब हकल्स रूल क्या है? हकल्स रूल ये कहता है कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हो कि इवन नंबर के पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो यहाँ पर देखो पाई इलेक्ट्रॉन गिनते हैं सबसे पहले वाले में। तो पहले वाले में जब आप पाई इलेक्ट्रॉन गिनोगे तो देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन तो पाई इलेक्ट्रॉन ही है, क्योंकि एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे 2 हैं तो मतलब ये साइक्लिक है, रेजोनेंस है, सब कुछ है, हकल्स रूल फॉलो कर रहा है, तो ये एरोमेटिक है। इसके अंदर देखो ये जो 2 हैं, ये 2 और ये 2 यानी 4 हो गए। और 4 के बाद ये वाले जो 2 हैं तो ये भी 2 गिने जाएंगे पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये भी रेजोनेंस में हिस्सा लेते हैं। तो इसके अंदर टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर गिनो तो 2 2 4 2 6 2 8 और 10 यानी 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर आप ये देखें तो 2 6 एंड 10 ये तीनों इसमें आ जाएगा। इसका वैल्यू 0 रखो तो 2 आ जाएगा, 1 रखोगे 6 आ जाएगा, 2 रखोगे 10 आ जाएगा। ये वाला जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में देखो तो यहाँ 2 2 4 2 6 2 8 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन तो 10 है। तो ऐसा लगता है कि ये भी एरोमेटिक है। लेकिन इस रिंग में यहाँ पर देखो जो ये निकला हुआ है ना, ये इन दोनों के बीच में होता है रिपल्शन। और जब ये रिपल्शन होगा तो ये रिंग जो है ये अपनी प्लेनैरिटी खो देगी, मतलब ये प्लेनर नहीं, ऐसे मुड़ जाएगी। तो मुड़ गई तो मतलब ये कैसी हो गई रिंग? ये हो गई नॉन प्लेनर। और जो प्लेनर नहीं है वो कभी एरोमेटिक नहीं हो सकता। तो ड्यू टू इट्स नॉन प्लेनैरिटी इट बिकम्स अ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, बिकॉज हमारा पहला शर्त क्या था? प्लेनर होना। एंड बिकॉज ऑफ नॉन एरोमेटिसिटी, नॉन प्लेनैरिटी, इट बिकम्स नॉन एरोमेटिक। द कॉम्प्लेक्स दैट शो ऑप्टिकल एक्टिविटी, तो ये तो कई बार सवालों में आ चुका है, बहुत बार। ये जो कॉम्प्लेक्स आपको दिख रहा है ना, देखो ट्रांस वाले तो शो ही नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि ट्रांस के अंदर क्या मिल जाएगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री। और अगर किसी के अंदर आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गया तो फिर वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता है। प्लेन ऑफ सिमेट्री ट्रांस के अंदर कैसे मिल जाता है? देखो ट्रांस का मतलब है एक Cl ऊपर लगा, एक Cl नीचे लगा हुआ है। तो अगर आप बीच से काटोगे तो ऊपर Cl और नीचे Cl वाला प्लेन जो है ये सिमेट्रिक प्लेन हो जाएगा, ऊपर नीचे एक जैसा। तो ट्रांस को तो आप ऑप्शन से हटा दें। अब अपने पास बचा ये सिस वाला, और दूसरे नंबर पे ये सिस बना है जिसमें ये ऑक्सलेट है। तो यहाँ पर देखो ये मोनोडेंटेट लिगेंड वाले हैं। तो यहाँ पर MA4B2 लिखा हुआ है। मोनोडेंटेट लिगेंड वाले जो होते हैं वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बहुत ही रेयर सिचुएशन में शो करते हैं। तो यहाँ पर तो मुझे सोचने की जरूरत ही नहीं है। बाइडेंटेट वाले ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, तो ये बाइडेंटेट है और ये ट्रांस नहीं सिस है। तो मेरा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेटाई। तो ये देखो ये जितनी स्पीसीज लिखी हैं, C4- लिखा हुआ है, O-2 लिखा हुआ है, N-3 लिखा है, और F के आगे माइनस लिखना चाहिए, -3 नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो इसको ऐसे माइनस, ओनली माइनस रहेगा। अब ये जो सारी स्पीसीज हैं इनको अगर आप ध्यान से देखें तो ऑल दीज स्पीसीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ये सारे के सारे जो हैं वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सबके अंदर गिन लो तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा। कैसे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? फ्लोरीन के अंदर अगर आप देखो तो एटॉमिक नंबर 9 है, एक आ गया 10, 7 है 10, मतलब 3 ग्रहण कर लिए, 8 में 2 और यहाँ 6 में 4 जोड़ो 10 आ जाएगा। तो सबके अंदर 10-10 इलेक्ट्रॉन हो गए। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के अंदर साइज का क्या रूल होता है कि साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। तो जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा उसका साइज ज्यादा होगा, ये रूल होता है।
तो आप चाहे इस रूल से ऐसे करके याद कर लें और चाहे ऐसे याद कर लें कि जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा बड़ा साइज होगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो होगा वो कौन हो जाएगा, C-4 सबसे बड़ा, फिर N-3, फिर O-2, यानी 4 3 2 1 चलाना है हमको। ये 4 माइनस है तो 4 3 2 1 यानी करेक्ट आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। इन अ रिएक्शन A plus B gives C the unit of equilibrium constant is। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसके लिए अगर मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, K लिखने का तरीका मेरे पास क्या है, आई विल राइट K इज इक्वल्स टू, ऊपर की तरफ लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C और नीचे की तरफ लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। अब आप जानते हैं कि जो कॉन्सेंट्रेशन होता है इसका यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर। तो ऊपर 1 मोल पर लीटर है और नीचे 2 बार मोल पर लीटर लिखा जाएगा, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ। तो इससे क्या होगा कि 1 मोल पर लीटर और 1 मोल पर लीटर कैंसिल कर जाएंगे और ये मोल पर लीटर को उल्टा करोगे तो क्या बन जाएगा, लीटर मोल -1। तो यहाँ पे K का जो यूनिट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, लीटर मोल -1, यानी पहला आंसर सही हो जाएगा। जरा आप अपने हिसाब से सोच के बताओ कि क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो यूनिट होता है वो सेम होता है कि अलग अलग होता है। ऑब्वियसली अलग अलग ही होगा, मतलब दिख रहा है। तो जैसा हालात यहाँ पे दिखाई देगा उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे कि यूनिट क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो इसमें आपको सही वाले स्टेटमेंट तलाश करने। अब ये जितने भी स्टेटमेंट यहाँ पर लिखे हुए हैं ये सारे एनसीईआरटी से उठाए गए हैं। पहला लिखा है कि फिनॉल के अंदर जो OH ग्रुप है इज अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ एन एरोमेटिक रिंग। तो कितनी अच्छी तरीके से लिखा हुआ है। एक एरोमेटिक रिंग है, इस एरोमेटिक रिंग में अगर आप देखें तो इसमें सारे ही कार्बन sp2 होते हैं। इन सब का अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो क्या आएगा, sp2, और इससे OH जुड़ा हुआ है। तो पहली जो बात लिखी है कि फिनॉल्स के अंदर OH ग्रुप अटैच होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ एन एरोमेटिक रिंग, सही बात लिखी है। तो पहला तो मेरा करेक्ट हो गया, तो मैं इसे तो लेने वाला हूं। द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन फिनॉल इज स्लाइटली मोर देन इन मिथेनॉल। तो अब देखो मिथेनॉल अगर देखोगे तो CH3OH इज मिथेनॉल। अब इसके अंदर मिथेनॉल के अंदर क्या है, कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, इट इज अ सिंगल बॉन्ड। लेकिन यहां पर अगर आप देखें तो ये जो बॉन्ड है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है ये यहां पर लोन पेयर है, और लोन पेयर की वजह से इस तरीके से रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस होगा तो जो CO बॉन्ड है वो पूरी तरीके से सिंगल नहीं रहेगा, बल्कि इसमें कैसा रहेगा, पार्शियली डबल रहेगा। अब आप बताओ सिंगल और पार्शियली डबल में इसके अंदर कुछ कुछ डबल के लक्षण आने लगे, और डबल के लक्षण आ गए तो मतलब साइज छोटा हो गया। तो ये वाला बॉन्ड स्मॉल है, ये वाला बॉन्ड बड़ा है, लार्ज है ये बॉन्ड। लिखा क्या है, द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन फिनॉल इज स्लाइटली मोर लिखा है, गलत लिखा है, स्लाइटली लेस देन इन मिथेनॉल होना चाहिए, यानी ये बात गलत लिखी। तो दूसरा मेरा गलत हो गया। अब तीसरे नंबर के स्टेटमेंट को चेक करते हैं। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इज ड्यू टू कॉन्जुगेशन ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ ऑक्सीजन विद द एरोमेटिक रिंग। एकदम सही बात लिखी, अभी मैंने आपको बताया। पार्शियल डबल बॉन्ड इसी वजह से आता है क्योंकि कॉन्जुगेशन में है अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिनॉल हैज sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट ऑफ कार्बन टू विच द ऑक्सीजन इज अटैच। ये भी सही बात लिखी है, इस कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट है जिससे कि ऑक्सीजन अटैच है, तो ये भी सही लिखा हुआ है। द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन फिनॉल इज स्लाइटली लेस देन दैट इन मिथॉक्सी मीथेन, ये इस बार सही बात लिखी है। अब देखो मिथॉक्सी मीथेन जो होगा वो है CH3OCH3, तो इसके अंदर भी वही है, कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है, ये स्लाइटली लेस हो जाएगा। रीजन क्या है, क्योंकि भाई पार्शियली डबल है, ये सिंगल है, तो ये सही लिखा, माने A सही है, C सही है, D सही है, E सही है। तो आई विल गो विथ A, C, D एंड E ओनली, यानी थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। हेस लॉ क्यों इस्तेमाल होता है, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए। थर्मोडायनेमिक्स में एक लॉ होता है हेस लॉ, वो ये बताता है कि अगर आप रिएक्शन को जोड़ रहे हो तो उनकी एंथैल्पी भी जोड़ सकते हो। तो इट्स अ सिंपल स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, तो करेक्ट हो जाएगा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब मिक्सचर ऑफ कंपाउंड A एंड B विल शो नेगेटिव डेविएशन। तो नेगेटिव डेविएशन कब मिलता है, नेगेटिव डेविएशन का मतलब यह है कि हमने जो वेपर प्रेशर की उम्मीद करी, देखो वेपर प्रेशर निकालते हैं रॉबर्ट्स लॉ से,
तो वेपर प्रेशर जो है वो मेरा उम्मीद से कम आ जाए, वेपर प्रेशर इज लेस देन एक्सपेक्टेड। अगर ये हुआ लेस देन कैलकुलेटेड फ्रॉम रॉबर्ट्स लॉ, भाई हमने रॉबर्ट लॉ लगाया और उससे मान लो हमारा वेपर प्रेशर आया 300, लेकिन असलियत में आ रहा है 150, तो उम्मीद से कम आ गया, तो हम कहते हैं कि ये नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। और किस लॉ से शो कर रहा है डेविएशन? रॉबर्ट्स लॉ से। ऐसा कब होता है? तो नेगेटिव डेविएशन तब होता है, वेपर प्रेशर कम इसलिए हो गया क्योंकि वेपर कम बन रही है। कम क्यों बन रही है वेपर? इसलिए क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें इंटरेक्शन बड़ा अच्छा है, वो आपस में चिपक के जुड़ गए हैं। तो व्हेनेवर देयर इज गुड इंटरेक्शन, तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? गुड इंटरेक्शन, मतलब बड़ा अच्छा इंटरेक्शन देखने को मिलेगा, इस वजह से नेगेटिव डेविएशन आता है। तो अब गुड इंटरेक्शन होगा तो एक और बात है कि गुड इंटरेक्शन होगा तो जो वॉल्यूम होगा वो कम हो जाएगा, सिकुड़ जाएंगे सब लोग आसपास में, अच्छे अच्छे से रहेंगे। तो वॉल्यूम अगर कम हो जाएगा तो डेल्टा वी जो होगा ये इसका नेगेटिव होता है। दूसरी बात, अगर गुड इंटरेक्शन है तो बॉन्ड्स बनेंगे, बॉन्ड बनेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, यानी रिएक्शन कैसा होगा? एक्सोथर्मिक, तो डेल्टा एच भी नेगेटिव होगा। तो ये सब गुण होते हैं किसके? नेगेटिव डेविएशन के। ये कह रहे हैं डेल्टा वी पॉजिटिव है, गलत बात, नेगेटिव होता है। डेल्टा एच पॉजिटिव, गलत बात। ए बी इंटरेक्शन इज वीकर, गलत बात, ए बी इंटरेक्शन वीक नहीं होता है, ए बी इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्गर, बहुत अच्छा इंटरेक्शन होता है। जितना पहले हो रहा था ए और बी बी में, उससे बढ़िया इंटरेक्शन हो रहा है, इसी वजह से हम कहते हैं कि ज्यादा अच्छा जो नेगेटिव डेविएशन। तो नेगेटिव में अच्छा इंटरेक्शन, पॉजिटिव में बैड इंटरेक्शन, नेगेटिव में गुड इंटरेक्शन, इतना आपको याद रखना है। छठे नंबर पे आते हैं रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो बिना किसी संदेह के फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब ये मान लो कोई एक एटम है और इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, ये सब इलेक्ट्रॉन है। अब देखो जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन होंगे अगर ये न्यूट्रल है, ऑब्वियसली एटम न्यूट्रल ही होता है। तो इसमें मैंने 4 इलेक्ट्रॉन बनाए हैं तो प्रोटॉन भी कितने होंगे? 4। अब इसमें से जब पहला इलेक्ट्रॉन बाहर कर दोगे तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में मान लो 100 जूल एनर्जी लगी, तो जब दूसरा निकाल रहे होगे तो दूसरा इलेक्ट्रॉन में देखो, पहले में तो 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन खींच रहे थे, अभी क्या हुआ है कि 4 प्रोटॉन मिलके 3 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, तो ज्यादा अच्छा खींचेंगे, तो दूसरा निकालना और मुश्किल हो जाएगा और तीसरा निकालना और मुश्किल हो जाएगा। तो जो डेल्टा H1 है इससे ज्यादा होगा डेल्टा H2 और इससे ज्यादा होगा डेल्टा H3। और ये स्टेटमेंट जो है इसके बारे में एक और खास बात है, दैट दिस स्टेटमेंट इज फॉर ऑलवेज, ये कभी कभी के लिए नहीं है, ये सदैव के लिए, ऑलवेज। तो पहले से ज्यादा दूसरा और दूसरे से ज्यादा तीसरा, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। 1 2 3 चलेंगे इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड मतलब इस तरीके से बनाया जाता है। AR जो लिखा हुआ है ना, AR, इसका मतलब बेंजीन रिंग, ये मैंने बना लिया बेंजीन रिंग, और इस रिंग पे लगा हुआ है N2+ और Cl-, इसको बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। और इसके रिएक्शंस आपको अलग से NCERT में एमीन चैप्टर में बढ़िया से बना के चित्र दिया गया है। तो अब आप इसमें देखो, अगर आप चाहते हो कि इसके अंदर NO2 जोड़ दो तो आपको इसके साथ जाना पड़ेगा, मतलब अलग अलग रिएजेंट है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड इसीलिए बड़ा इसका सम्मान भी है कि इससे कुछ भी बना सकते हो। अगर आपको ArOH बनाना है तो उसके लिए आप पानी से रिएक्शन करा दो तो आपको क्या मिल जाएगा? फिनॉल मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये जो बेंजीन रिंग के ऊपर जो भी मटेरियल था वो गायब हो जाए तो आप वीक एसिड के साथ रिएक्शन करा दें, चाहे H3PO4 के साथ, चाहे ये इस तरीके से इथेनॉल ले लो, ये भी वीक एसिड है। और यहाँ पे अगर आप फ्लोरिनेशन कराना चाहते हैं तो आप इसके साथ जोड़ सकते हैं, यानी A के साथ जुड़ेगा Q, B के साथ जुड़ेगा P, C के साथ जुड़ेगा S और D के साथ जुड़ेगा R। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। और एमीन चैप्टर में जाएं NCERT में और उसमें बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को तुरंत रिवाइज करें। इसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, जैसे लिखा हुआ है कि ये बहुत कम तापमान पे 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे स्टेबल होता है, इससे आप बहुत सारे इंटरमीडिएट बना सकते हैं। सो इट्स अ वेरी गुड रिएजेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ द अदर रिएजेंट्स। अब आते हैं अगले सवाल पे। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया है हाफ सेल का और पूछ रहे हैं कि सबसे मजबूत OA और सबसे मजबूत RA पहचान के बताओ।
OA का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, RA का मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसमें आप ये ध्यान रखें कि जिसका SRP ज्यादा होगा, अब SRP का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो जिसका भी SRP ज्यादा है वही रिड्यूस होगा, वह रिड्यूस होता है। भाई नाम ही है रिडक्शन पोटेंशियल, तो जिसका SRP ज्यादा होगा वह क्या होगा? रिड्यूस होगा। और जो रिड्यूस होगा वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसका मतलब अगर इन चारों लोगों को रख दिया जाए सामने सामने, तो सबसे ज्यादा SRP देखो किसका है? तो मैक्सिमम SRP आपको देखने को मिल रहा है इसका, यानी फ्लोरीन तो रिड्यूस होने वाला है। अब फ्लोरीन रिड्यूस होने वाला है ये बात तो हम जान गए, माने फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। और सबसे कम SRP देखो इसमें से किसका है? तो मिनिमम इसका है, यानी ये ऑक्सीडाइज होगा। अच्छा ये रिड्यूस होगा तो इसका मतलब ये हुआ OA, इट्स द बेस्ट OA। और ये ऑक्सीडाइज हुआ तो इसका मतलब इट्स बेस्ट RA। अब OA में फ्लोरीन लेना है और RA में आयोडीन लेना है, लेकिन सवाल में ये भी चेक करना पड़ता है कि कब आयोडीन लें और कब आयोडाइड लें। तो उसके लिए आपको ना रिएक्शन लिखना पड़ेगा। रिएक्शन लिखने की बात का मतलब ये है कि आप जो बोल रहे हैं उसको आप लिखना भी तो जाने। मुझे एक रिएक्शन लिखना है जिसमें फ्लोरीन जो है वो रिड्यूस हो रहा है, मतलब फ्लोरीन तो बन रहा है F-, और आयोडीन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है तो I- जो है वो बन रहा है I2। अब यहां देखो इस तरीके का रिएक्शन चलेगा, बैलेंस वैलेंस कर लो, यहाँ 2I हो जाएगा, 2F हो जाएगा, बैलेंस हो गया। फ्लोरीन इज ऑक्सीडाइज्ड, फ्लोरीन इज सॉरी रिड्यूस्ड, एंड आयोडीन या आयोडाइड इज ऑक्सीडाइज्ड। तो आपसे पूछा जाए कौन रिड्यूस हुआ, तो आप जवाब दोगे कि कौन रिड्यूस हुआ? फ्लोरीन। तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन ऑक्सीडाइज हुआ? तो आयोडीन नहीं हुआ, आयोडाइड हुआ है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? RA। तो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा F2 एंड I-। तो वॉट एवर यू आर सेइंग उसको आप बोलना भी सीखें। अगर आप बोलेंगे और लिख पाएंगे तो आपको जवाब देने में तकलीफ नहीं होगी। द एम्पायरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज CH2। भाई CH2 एम्पायरिकल फॉर्मूला है तो मतलब 12 + 2 = 14। ये तो इसका हो गया एम्पायरिकल फॉर्मूला का वेट। और ये कह रहे हैं कि जो कंपाउंड है उसके 1 मोल में 42 ग्राम है, तो 14 और 42 में कितने गुना का रिश्ता होता है? 3 गुना का। तो मतलब जो ये CH2 लिख रहा है इसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 से करोगे तो C3 बन जाएगा और H6 बन जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसमें से हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, यानी C3H6 विल बी द राइट आंसर। C6H5CH डबल बॉन्ड CHO पे एक रिएजेंट लगाया X और उससे वो CH2OH बन गया। तो बेसिकली देखो इसमें हुआ क्या है, इसके अंदर C6H5 है और उसके बाद फिर CH लगा है डबल बॉन्ड CH और इसमें CHO लगा हुआ है, और इससे जो बन रहा है वो क्या बन रहा है? C6H5 और CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे ये बन गया CH2OH। तो अगर आप इस पे ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर कौन है जो कौन है जो रिड्यूस हो गया है? तो अल्कोहल वाला जो ग्रुप है ना CHO, ये तो रिड्यूस होके एल्डिहाइड ग्रुप, ये यहाँ पर आप देखें तो ये कौन सा ग्रुप है? दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड से बन गया अल्कोहल। अब एल्डिहाइड से अल्कोहल बनने का मतलब क्या हुआ? रिडक्शन। तो रिडक्शन का मतलब मुझे कोई ना कोई रिड्यूसिंग एजेंट इसमें से चूज करना है। H2K2Cr2O7 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो मैं इसे तो ऑप्शन में नहीं ले रहा। अब इसके बाद H2Ni और NaBH4 ये दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट हैं। अगर मैं H2Ni को लेता तो फिर इसमें दोनों चीजें ऑक्सीडाइज होती, दोनों चीजें रिड्यूस होती। ये डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देता है। H2Ni इसे भी रिड्यूस करता, इसे भी करता, लेकिन देखो ये तो सेफ बचा हुआ है, इसका मतलब ये H2Ni नहीं हो सकता। अगर ये होता तो इट हैज द कैपेबिलिटी इट कैन रिड्यूस C डबल बॉन्ड C ऑल्सो। तो भाई ये तो दोनों को कर देता, तो ये नहीं है, तो फिर मेरा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड वाला हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ एल्डिहाइड सेलेक्टिवली रिड्यूस हुआ है, किसमें? अल्कोहल के अंदर रिड्यूस हुआ है। तो दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट अ गुड क्वेश्चन, है ना। इसके अपोजिट साइड में जाना चाहो अल्कोहल से एल्डिहाइड, तो PCC इज अ वेरी गुड रिएजेंट। अगले पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो मुझे पहले तो सत्य की तलाश करनी है, मैं ये जान गया।
अब एक एक करके पढ़ते हैं कि भाई सत्य में कौन मुझे सत्य मिल जाएगा। ओके, so now first is delta G is negative, then the reaction is spontaneous and proceed in the forward direction। सही बात लिखी है। अगर डेल्टा G नेगेटिव है, डेल्टा G में तीन तरह की पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। डेल्टा G हो सकता है नेगेटिव, ये हो सकता है पॉजिटिव, और ये हो सकता है जीरो। तो जब डेल्टा G नेगेटिव है तो इसका मतलब है रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, अपने आप चलेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर डेल्टा G पॉजिटिव है तो इसका मतलब रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, इसको चलाने के लिए आपको रेगुलर एनर्जी की सप्लाई देनी पड़ेगी। और जीरो है तो मतलब रिएक्शन कहाँ पे है, इक्विलिब्रियम पे है, ना तो फॉरवर्ड जा रहा है ना तो बैकवर्ड जा रहा है। तो पहला सही लिखा है, डेल्टा G इज पॉजिटिव देन द रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, ये बात भी सही लिखी है, बी भी सही है। डेल्टा G इज जीरो देन द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, ये भी सही लिखा हुआ है। और डेल्टा G बराबर डेल्टा H प्लस टी डेल्टा एस गड़बड़ है, डेल्टा G बराबर डेल्टा H माइनस टी डेल्टा एस होता है। तो ये जो फॉर्मूला है गलत है। डेल्टा G इज द मेजर ऑफ द फ्री एनर्जी, तो इट इज अगेन सही बात लिखी कि डेल्टा G इज द मेजर ऑफ फ्री एनर्जी। तो मेरे पास ए बी सी एंड ई हो जाएगा, तो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ये जो फॉर्मूला है इसका सही फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, इट इज डेल्टा G इज इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा एस। दिस विल बी द करेक्ट रिलेशनशिप। क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं। द कंपाउंड विच हैज वन आइसोप्रोपाइल ग्रुप, तो इसमें ना सबसे पहले आप देखोगे पेंटेन 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 चल रहा है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं पेंटेन बना लेता हूं। ये हो गया मेरे पास पेंटेन यानी 5 कार्बन। अब इसमें कह रहे हैं कि ये ग्रुप किसके अंदर प्रेजेंट है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप। तो अब देखो आइसोप्रोपाइल ग्रुप क्या होता है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप इसे बोलते हैं CH3 C और CH3, ये जहां पर लगा रहता है उसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल ग्रुप। तो अब अगर मान लो कि इसमें मैं सबसे पहले 2 नंबर पे मिथाइल लगा देता हूं, यहां तो मुझे मिथाइल, तो इसके अंदर ये जो मुझे ग्रुप दिख रहा है ये दिख रहा है आइसोप्रोपाइल ग्रुप। तो इन्होंने पूछा है कि किसमें आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, तो मैं इसको टिक कर सकता हूं, यानी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। अब इसके बाद ये भी देख लेते हैं कि बाकी लोग क्यों नहीं है, क्योंकि अगर आपने 2,2 डाइमिथाइल बना दिया तो फिर गड़बड़ हो गया, इसका आइसोप्रोपाइल गायब हो गया। आइसोप्रोपाइल इतने को ही बोलते हैं। 2,2 के बाद डाइमिथाइल नहीं, 2,2 के बाद 2,2,3 बना दिया तो भी गड़बड़, 3,3 बना, मतलब अब आगे कुछ भी लगाओगे तो गड़बड़ी हो जाएगा। तो आइसोप्रोपाइल कब बोला जाता है, व्हेन दिस ग्रुप इज प्रेजेंट। यहां पर देखो CH3 है, CH3 है, और यहाँ पे एक खाली वैलेंसी और एक ऑब्वियसली जो नहीं लिखा है वो क्या होगा, हाइड्रोजन। तो दिस इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल, वो आपको सिर्फ 2 मिथाइल पेंटेन में देखने को मिल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट IUPAC नेम, करेक्ट IUPAC नेम लिखना है तो नंबरिंग ढंग से करनी पड़ेगी। नंबरिंग के लिए ये फंक्शनल ग्रुप है, इसको 1 नंबर दे दो, 1 इसको, 2 इसको, 3 इसको, 4 इसको, 3,4 डाई क्लोरो, 3,4 डाई क्लोरो NN डाई मिथाइल एनिलीन। करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। अगर आपने नंबरिंग सही कर ली तो समझ लो आधे से ज्यादा काम IUPAC का निपटा लिया। मैंने कैसे डिसाइड किया इसको 1 नंबर देना, बिकॉज इट इज फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप को 1 नंबर देने के बाद इधर से नहीं चलूंगा क्योंकि इधर से बहुत दूर में आ रहा है, तो इधर से पास में आ रहा है, तो दिस विल बी द करेक्ट नेमिंग, 3,4 डाइक्लोरो NN डाइमिथाइल एनिलीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 पर आते हैं। 67 में सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपको दिया क्या है। तो ये कह रहे हैं कि 250 ml है, तो ये जो 250 ml मुझे दिया गया है ये क्या दिया है मुझे, वॉल्यूम। और इसके अलावा मोलर, ये जो N/20 लिखा हुआ है ये है नॉर्मेलिटी। तो सबसे पहले तो आप इस चीज को एनालाइज करें कि दिया क्या गया है सवाल में, तो बहुत सारा काम वहीं से आसान हो जाता है। तो मुझे नॉर्मेलिटी दिया है और वॉल्यूम दिया, मुझसे पूछ क्या रहे हैं, तो ये पूछ रहे हैं अमाउंट कितना होगा, यानी मुझसे वेट पूछा जा रहा है। सो दे आर बेसिकली आस्किंग वेट, दिस इज माय क्वेश्चन। अब मैं यहां से वहां कैसे पहुंच सकता हूं, तो देखो इक्विवेलेंट्स निकाले जा सकते हैं यहां से। अगर आप नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालना चाहते हो तो इसका फॉर्मूला होता है नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम लीटर में लेना पड़ेगा। नॉर्मेलिटी 1/20 है और वॉल्यूम है 250, लेकिन लीटर में करने के लिए इसको डिवाइड करेंगे किससे, 1000 से। यहां से इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 1/4, ये आ गया 1/80। नाउ यू सी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स जो आए हैं वो 1/80 आए हैं।
लेकिन मुझे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट नहीं पूछा गया है, मुझसे पूछा गया है कि वेट बताओ, वेट कैसे निकालें। तो अगर मैं इससे मोल पे चला जाऊं, इक्विवेलेंट से मोल पे और फिर मोल से चला जाऊं वेट पे, क्योंकि मोल को मैंने ज़्यादा पढ़ रखा है, तो यहां से मोल कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल बराबर होता है इक्विवेलेंट्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। यहाँ पे इक्विवेलेंट आए हैं मेरे पास 1/80, वैलेंसी फैक्टर इसका 1 होता है। अब ये कैसे पता चले कि वैलेंसी फैक्टर 1 होता है, तो जो मोहर्स सॉल्ट है ये होता है फेरस अमोनियम सल्फेट। इसका जो पूरा नाम है वो है फेरस अमोनियम सल्फेट। इसको शॉर्ट में ना फास करके भी प्रोनाउंसिएट करते हैं, FAS। तो इट इज फेरस अमोनियम सल्फेट। यानी कहने का मतलब इसके अंदर एक तो फेरस यानी Fe+2 प्रेजेंट है, दूसरा अमोनियम अर्थात NH4+ प्रेजेंट है, और सल्फेट मतलब इसका SO4-2 बना लेंगे। इसके साथ एक लगेगा, इसके साथ होल्ट वाइज, और 6 H2O के मॉलिक्यूल 6। तो फॉर्मूला तो अभी यहाँ पर नहीं जरूरत है, आप इसको ये समझें। और ये डबल सॉल्ट भी है भाई जानकारी के लिए। तो यहाँ पे अगर देखो Fe+2 अगर ऑक्सीडाइज होगा तो ये बन जाएगा Fe+3। तो इसके अंदर जो रिडॉक्स का चेंज आएगा वो सिर्फ इसी के अंदर आएगा। तो जब इसको टाइट्रेशन में लेते हैं तो ये सिर्फ एक मात्र इतना ही चेंज आता है। तो यानी इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया, जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन होता है उसी को बोलते हैं। तो इसका वैलेंसी फैक्टर जो है वो हो गया 1। अब अगर मैंने यहां पर मोल्स निकाल लिए तो वेट कैसे निकालूंगा, तो वेट बराबर क्या होता है, वेट इज इक्वल्स टू मोल मल्टीप्लाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट। मोल कितना आया है 1/80, और मॉलिक्यूलर वेट इसका होता है 392। जीरो से आप इसको यहाँ 39.2 कर लेंगे, 8 से जब इसको काटोगे तो ये आएगा 4.9 ग्राम। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सेकंड। मॉलिक्यूलर वेट अगर नहीं जानते हैं तो अमोनियम सल्फेट मतलब NH4 होल्ट वाइज SO4, FeSO4 और 6 H2O इतना जोड़ लेना, 392 आ जाएगा। नहीं है तो डायरेक्टली याद कर लो, क्योंकि मोहर सॉल्ट है सिलेबस में, तो मे भी कभी डायरेक्ट ही पूछ लिया जाए। फॉर बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द वैल्यू ऑफ N1 इज इक्वल्स टू 2। बामर मतलब 2 नंबर पे आएगा, सही लिखा है। कहाँ से आ सकता है, 3 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट तक से आ सकता है, तब भी 3 4 5 लिखा है, तो मतलब असर्शन तो सही लिखा है। रीजन क्या है, द वैल्यू ऑफ N फॉर अ लाइन इन बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हैविंग द हाईएस्ट वेवलेंथ इज 4 and 6। गलत लिखा है। 4 और 6 का जो ट्रांजेक्शन होगा उसे बामर बोलेंगे ही नहीं। बामर में ट्रांजेक्शन आएगा 2 पे ही, ये फिक्स होता है। अगर 1 पे आया तो लाइमन, 2 पे आया तो बामर, 3 पे आया तो पाश्चन, और 4 पे आया तो ब्रैकेट बोलेंगे। ये ब्रैकेट सीरीज का हो गया। तो इसका मतलब ये बात जो लिखी है ये गलत लिखी है। तो असर्शन सत्य है लेकिन रीजन जो है वो असत्य है। assertion is correct but reason is incorrect, यानी करेक्ट हो जाएगा मेरा थर्ड ऑप्शन। तो आई विल गो विद द थर्ड आंसर। रेजोनेंस क्यों होता है, डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। आप जानते हैं रेजोनेंस है क्या, पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, सिग्मा कभी मूव नहीं करता है, सिग्मा स्टैटिक रहता है, पाई इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। तो देखो मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है डी ब्लॉक में पढ़ाया जाता है, मैग्नेटिक मोमेंट डिनोट करते हैं म्यू से, फॉर्मूला होता है √NN+2 और यूनिट होता है BM। BM का फुल फॉर्म है बोहर मैग्नेटॉन। तो ये तो इसके बारे में हो गई जानकारी। अब यहां से आप एक बात तो सीधे ही समझ रहे होंगे कि जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा उसका मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा। Mn+2 मैग्नीज का कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2। अगर Mn का देखें तो होता है आउटर मोस्ट वाला ही देखेंगे 4s2 3d5। अब इसके बाद अगर आप Mn+2 का निकालोगे तो ये कितना आएगा 3d5 ही बचेगा, 4s तो गायब हो गया, मतलब 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और इससे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी में हो भी नहीं सकते हैं, डी वाले लोग हैं ये, डी में अधिकतम 5 ही हो सकते हैं, तो सोचने की जरूरत ही नहीं। Fe+2 3d6 हो जाएगा, टाइटेनियम में +2 करोगे 3d2 हो जाएगा, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्रोमियम +2 करोगे, क्रोमियम 4s1 3d5 होता है, +2 करोगे तो 3d4 बचेगा। तो 3d4 बचने का मतलब इसमें 4 अनपेयर्ड
अगर इसको देखोगे तो इसके अंदर 2 अनपेयर्ड, इसको देखोगे तो इसके अंदर भी 4 अनपेयर्ड हो जाएंगे। अच्छा 6 हैं तो किसी के मन में आ जाए सर 6 हैं तो 6 अनपेयर्ड होना चाहिए, बाकी सब में तो आप सेम लिख रहे हो। तो ये डी की बात चल रही है और डी में कुल डब्बे होते हैं 5। 6 इलेक्ट्रॉन भरोगे हुंड का नियम फॉलो करते हुए तो एक पेयर्ड हो जाएगा, बाकी 4 कैसे रहेंगे अनपेयर्ड। विलियमसन सिंथेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग डाई मिथाइल ईथर इज, विलियमसन एक SN2 रिएक्शन होता है जिसमें एक एल्कोक्साइड अटैक करता है। तो ये NaOR जो होता है इसमें से जो OR माइनस है इसको बोलते हैं एल्कोक्साइड, और ये जो है ये SN2 अटैक करता है किसके ऊपर, एल्काइल हैलाइड RX के ऊपर। तो दिस इज एल्काइल हैलाइड। इससे बहुत सारी बात हो चुकी है आई थिंक टेस्ट नंबर 1 या 2 में। तो एल्काइल हैलाइड पे कैसा अटैक करेगा, SN2 अटैक करेगा, और SN2 अटैक करता है, और अगर ये 3 डिग्री होगा तो फिर ये मामला ही अलग चला जाएगा, तब एलिमिनेशन हो जाता है। तो इट्स एन SN2 रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस, ईथर बन के तैयार होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर फॉर द बॉन्ड एनर्जी इज करेक्ट। देखो नीचे जाने पर अगर ऐसे देखें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अगर आप इसमें नीचे की तरफ जाओगे तो आप देखो साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ जो होगी वो भी बढ़ रही होगी। अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ती है तो बॉन्ड एनर्जी इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो मतलब बॉन्ड एनर्जी घटेगी। तो आइडियली फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन होना चाहिए। इट शुड बी द ऑर्डर, होना चाहिए। लेकिन इसमें एक गड़बड़ हो जाती है, ये जो फ्लोरीन है ये 2 कदम पीछे चला जाता है। तो सबसे आगे कौन आ जाता है, क्लोरीन, फिर आता है ब्रोमीन, फिर आता है फ्लोरीन और फिर आता है आयोडीन। तो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर, ये सही ऑर्डर है। अभी इन्होंने फ्लोरीन को फ्रेम से ही बाहर कर दिया है, तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन विल बी द करेक्ट आंसर। तो सबसे आगे क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, यानी 4th सही हो जाएगा। लेकिन ये भी बहुत पूछा जाता है, फ्लोरीन क्यों पीछे चला गया, ड्यू टू स्मॉल साइज। स्मॉल साइज के कारण, एनोमेलस बिहेवियर, स्मॉल साइज है इसका, इस वजह से रिपल्शन ज़्यादा होता है, इसलिए बॉन्ड जल्दी टूट जाता है, तो बॉन्ड एनर्जी कम हो जाती है अपेक्षा से कम। तो इस ऑर्डर को पूरा याद रखें, एनसीईआरटी में दिया हुआ है सब कुछ। तो ये वाला जो है अभी के लिए सही हो जाएगा। इसमें से मुझे रॉन्ग चूज करना है, असत्य की तलाश में निकला हूं, तो पहले तो इसको मार्क कर लेता हूं। एंथैल्पी और एंट्रोपी दोनों मिल के डिटरमाइन करते हैं कि स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस। तो अगर आप देखें तो फॉर्मूला जो है असलियत में तो डेल्टा जी डिसाइड करता है, उसमें डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस लिखेंगे। अब ये जो डेल्टा एच है ये है एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी है टू बी एक्यूरेट, और डेल्टा एस जो है वो है एंट्रोपी, चेंज। तो ये दोनों मिल के डिटरमाइन करते हैं कि कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस। तो मतलब ये तो सही लिखा हुआ है, तो इसे मैं टिक नहीं कर रहा। अ प्रोसेस accompanied by decrease in entropy is spontaneous under certain condition। कभी कभी ऐसा होता है कि जहां पर डेल्टा एस जो है वो नेगेटिव है तब भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाता है। और वो कब स्पॉन्टेनियस होता है, अगर डेल्टा एस नेगेटिव है तो डेल्टा एच जो है वो प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस कर देगा। देखो 2 लोग मिलकर डिसाइड कर रहे हैं, ये नेगेटिव है तो ये वाला टर्म तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन अगर ये हाईली नेगेटिव है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। यानी ये जो बात लिखी है ये भी सही लिखा हुआ है, मुझे गलत की तलाश करनी है। द एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज एब्सोल्यूट 0 पे 0, ये 3rd लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट है, ये भी सही लिखा हुआ है। अ प्रोसेस दैट लीड्स टू इंक्रीज इन फ्री एनर्जी विल बी स्पॉन्टेनियस, गलत बात। डेल्टा जी में बढ़त हो रही है, इंक्रीज इन फ्री एनर्जी मतलब डेल्टा जी पॉजिटिव, तो वो तो नॉन स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, तो मैं इसे टिक कर लूंगा क्योंकि ये रॉन्ग स्टेटमेंट। गिब्स फंक्शन इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो गिब्स फंक्शन माने जी जो है वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो ये बात भी सही लिखी है, तो डी ओनली सही हो जाएगा मेरा, क्योंकि मुझे सत्य नहीं चूज करना था, रॉन्ग था। अच्छा ऐसे सवाल बड़े अच्छे होते हैं क्योंकि इससे बहुत सारी जानकारी मिलती है अपने को। 25 डिग्री सेल्सियस पे डिसोसिएशन कांस्टेंट इतना है, बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट आयनिक इक्विलिब्रियम, यानी आपको केबी प्रोवाइडेड है, कितना है 10⁻⁻12, और कंसंट्रेशन भी दे रखा है, यानी सी दिया गया है 10⁻⁻2, और कह रहे हैं कि बताओ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कितना होगा।
तो ये फॉर्मूला आपको पता होगा, OH माइनस बराबर होता है C अल्फा या फिर होता है अंडर रूट KB इंटू सी। क्योंकि KB प्रोवाइडेड है तो मैं अंडर रूट लिखूंगा, KB का वैल्यू 10⁻12 इंटू कॉन्सेंट्रेशन 10⁻², तो ये आ जाएगा 10⁻14, जिसका रूट करेंगे तो 10⁻7 आ जाएगा। दिस विल बी द हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो करेक्ट आंसर मेरा 4th हो जाएगा। और अगर हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन आ रहा है 10⁻7 तो मतलब POH 7 है, और POH 7 है तो इसका मतलब pH भी जो होगा वो 7 हो जाएगा। और कुछ मुझे इसके अंदर करना नहीं है, तो इट विल बी द करेक्ट आंसर OH माइनस का। ट्रांजिशन मेटल्स का हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होता है। देखो ट्रांजिशन मेटल मतलब होते हैं डी ब्लॉक वाले लोग। अच्छा, सारे डी ब्लॉक ट्रांजिशन नहीं होते, जिंक कैडमियम मरकरी या जिसमें डी भरा है उनको हम लोग ट्रांजिशन में काउंट नहीं करते हैं, लेकिन ट्रांजिशन मेटल आपको जो मिलेंगे वो डी ब्लॉक के अंदर ही मिलेंगे, और ये वो लोग हैं जिनके अंदर अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब आप ये जो डी इलेक्ट्रॉन है इनको समझ लो ये ऐसे खाली उंगलियां हैं, तो जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज्यादा ऐसे एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे तो इनको हटाना मुश्किल हो जाएगा, यानी एटमाइजेशन मुश्किल हो जाएगा। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं ट्रांजिशन मेटल जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके अंदर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा होता है। ये सही लिखा हुआ है, कारण लिखा है क्योंकि इनके पास लार्ज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये भी सही बात है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं और वही एक दूसरे को पकड़ के मेटेलिक बॉन्ड बनाने में मदद करते हैं। तो असर्शन भी सत्य है, रीजन भी सत्य है, और रीजन असर्शन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, यानी फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। Which one of the following compound gives butanone on oxidation? अब देखो ब्यूटेन 1 ऑल अगर मैं लिखता हूं मान लो तो CH3 CH2 CH, यहां पे OH हो जाएगा, ये तो 2 ऑल लिख गया, चलो कोई बात नहीं। तो ये हो गया मेरा ब्यूटेन 2 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल है। और अगर मैं इसमें लिखता हूं CH3 CH2 CH2 और यहां एंड में अगर लगा हुआ है OH, तो इसका नाम है ब्यूटेन 1 ऑल। ब्यूटेन 1 ऑल जो है वो है एक 1 डिग्री अल्कोहल यानी प्राइमरी अल्कोहल, और 2 ऑल जो है वो एक सेकेंडरी अल्कोहल है। अब देखो इसका अगर अल्कलाइन KMnO4 से रिएक्शन कराओगे तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इस H को गायब कर देगा, इसको गायब कर देगा। तो 2 H जब गायब हो जाएंगे तो ये बनेगा क्या, देखो CH3 CH2 और यहाँ C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, यहाँ पे CH3 हो जाएगा। इसका नाम है ब्यूटेनोन। लेकिन अगर इसमें गायब करोगे तो यहाँ पे H गायब होगा तो जो बनेगा वो एल्डिहाइड बनेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि 1 डिग्री अल्कोहल अगर आपने लिया है तो उसके ऑक्सीडेशन से आपको मिलने वाला है एल्डिहाइड, और अगर आपने लिया है 2 डिग्री अल्कोहल तो इसके ऑक्सीडेशन से आपको मिलेगा कीटोन, और 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं होता, और अगर आप ज़्यादा इनको दिक्कत करोगे तो ये एलिमिनेशन दे देंगे और कीटोन एल्कीन बना देंगे। कॉपर 573 NCERT पेज नंबर पता नहीं कौन सा, तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं, तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी। ये 3 लोग लिखे हैं O2 माइनस O2 और O2 माइनस 2 मॉलिकुलर स्पीसीज, द टोटल नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स रेस्पेक्टिवली आर। तो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग याद करने का तरीका क्या होता है, पहले जोड़ लिया करो। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो मतलब O2 के अंदर 8 और 8 मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब जब हम लोग इसका फॉर्मूला, जब इसका मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 0 से लेके और जब 8 तक चलते हैं, तो 0 से 8 तक तो आप करके देख लिया करो। 8 से लेके जब 14 तक चलते हैं तो इस टाइम पे क्या होता है कि बॉन्डिंग भर रहा होता है, एंटी बॉन्डिंग फिक्स होता है। इतने में चलोगे तो एंटी बॉन्डिंग जो है वो फिक्स है और वो 4 होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं वो बॉन्डिंग में भर रहे हैं। 2p पाई वाला भर रहा है, और पाई 2p पाई, पाई 2px और सिग्मा 2pz, इन 3 में भरेगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन तक, अगले 6 इलेक्ट्रॉन जो भरेंगे, यानी 8 के बाद से 14 तक जो 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे वो किसके अंदर भर रहे हैं, बॉन्डिंग के अंदर। तो एंटी बॉन्डिंग फिक्स है 4।
अब ये 14 से लेके जब आप 20 तक भर रहे हो तो इस दौरान में कौन भरा जा रहा है, इस दौरान में एंटी बॉन्डिंग भरा जा रहा है, तो ऑब्वियसली बॉन्डिंग फिक्स हो जाता है। तो यहाँ पे देखो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहाँ पर बॉन्डिंग फिक्स होता है 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पहले से कितने थे बॉन्डिंग में आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन, 6 और भर लिए तो 10 हो गए। अब मेरा ये 16 इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है ये 14 से 20 की रेंज में आ रहा है, मतलब बॉन्डिंग फिक्स है, इसका 10 बॉन्डिंग होंगे। अब इसको लिख सकते हैं O2 और O2 माइनस और O2 प्लस। मुझे इन सब में पता है ये 16 इलेक्ट्रॉन है, ये 17 इलेक्ट्रॉन है और ये है 15 इलेक्ट्रॉन। और जब O2 माइनस और O2 माइनस 2 है तो ये 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। दिस इज 18 इलेक्ट्रॉन माइनस 2। भाई O2 16, एक ग्रहण किया 17, दो ग्रहण किया 18। एक बात फिक्स है, ये लोग इस रेंज में आते हैं 14 से 20 की रेंज में, तो मतलब इनका बॉन्डिंग फिक्स है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं भाई बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन कितने हैं इनके अंदर, इसके अंदर भी 10, इसके अंदर भी 10, इसके अंदर भी 10, तो एंटी बॉन्डिंग कितने हो जाएंगे। अब कुल 17 है, 10 बॉन्डिंग है तो 7 एंटी बॉन्डिंग, यहाँ पे 6 एंटी बॉन्डिंग, यहाँ पे 8 एंटी बॉन्डिंग। तो अब मुझे क्रम से लिखना है, तो O2 माइनस के अंदर जरा देखो कितना आया है 7, O2 के अंदर आया है 6 और O2 माइनस 2 के अंदर आया है 8। तो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 7, 6, 8। भाई क्रम भी याद रखना, कई बार क्या होता है क्रम में ही गड़बड़ हो जाता है तो आपको -1 मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, ये हाइब्रिडाइजेशन मिलता है जब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहे 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो कट गया, इसका 4 है। अब ये 3 लोग मेरे पास बचे, इन 3 लोगों में से sp3d2 बन रहा है, मतलब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स से। तो दिस वन इज एन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये तो फिक्स बात हो गई। सॉरी, इनर ऑर्बिटल नहीं, ये बनेगा आउटर ऑर्बिटल, डी बाहर वाला इस्तेमाल हो रहा है ना, तो ये जो हो जाएगा ये क्या बन जाएगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। कारण क्या है, क्योंकि यहां पर है sp3d2, बाहर वाला डी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है अगर, तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जनरली वीक वाले बनाते हैं, जनरली वीक वाले बनाते हैं। स्ट्रॉन्ग भी बना सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जनरली आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कौन बनाते हैं, वीक वाले। तो अभी मेरे पास जो वीक वाला है उसको मैं चूज कर लूंगा, तो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा COF6-3। बैटरी और फ्यूल सेल क्या करते हैं, तो ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, यानी पहला करेक्ट हो जाएगा। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है CH2Cl2। अब देखो एक क्लोरीन पे कितना होता है -1, दो क्लोरीन मिला के -2, एक हाइड्रोजन पे +1, दो पे मिला के +2, तो ये दोनों मिला के हो गए न्यूट्रल, तो इसका 0 हो जाएगा। अगर आप चाहें तो x वाले मेथड से भी कर सकते हैं, माना इसका x है, प्लस इसमें करेंगे +1 वाले 2 लोग, प्लस इसमें करेंगे -1 वाले 2 लोग, और नेट आएगा 0। यहां से भी आप x को सॉल्व करके देखो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। तो करेक्ट आंसर है 3rd। अच्छा, कभी सवाल ऐसा पूछ ले कि बताओ क्या कार्बन कभी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो सकता है, तो आपका जवाब हाँ होना चाहिए, कंपाउंड सामने लिखा हुआ है। वहां पे मन में ना आ जाए कि नहीं कार्बन तो कभी 0 में होता ही नहीं है, कार्बन कैसे 0 हो जाएगा, डोंट थिंक लाइक दिस। आते हैं सवाल नंबर 81 पे, एडिशन ऑफ HCl ऑन ब्यूट-1-ene। भाई ब्यूट-1-ene अगर मैं बनाऊंगा तो ये इस तरीके का बनेगा, ब्यूट माने 4 कार्बन, 1-ene माने यहां पर है, इससे मुझे जोड़ना है HCl। तो HCl जोड़ने में सबसे पहले अटैक करने जाता है H+। अब देखो H+ अटैक करेगा तो ये पाई बॉन्ड को तोड़ देगा, तो अगले नंबर पे जो बनेगा वो बनेगा CH3CH2, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ही बचेगा, और वो जो H आया है ना वो H आके इस जगह पे जुड़ जाएगा और यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा विथ 1 हाइड्रोजन। नाउ यू सी दैट दिस इज ब्यूट-1-ene, ये पॉजिटिव बना, कार्बोकैटायन बना। नाउ दिस कार्बोकैटायन इज प्लेनर, ये एक प्लेनर कंपाउंड है, इंटरमीडिएट है, कंपाउंड तो नहीं इंटरमीडिएट है। इस प्लेनर पे जो Cl का अटैक होगा वो दोनों तरफ से इक्वली हो सकता है, तो ये रेसमिक मिक्सचर बनाता है, क्योंकि यहाँ पर देखो जब Cl लग जाएगा तो ये कायरल कार्बन बनेगा, तो रेसमिक मिक्सचर बनाता है। 100% इन्वर्जन, 100% रेसमाइजेशन होता नहीं है, ये भी एक बार पूछ चुका है, नीट पूछ चुका है, लेकिन रेसमिक मिक्सचर बनाता है। तो यहाँ तक की बात तो सही लिखी है कि एडिशन ऑफ HCl ऑन ब्यूट-1-ene
ऑलवेज फॉर्म रेसमिक मिक्सचर, तो ऑलवेज स्टेटमेंट अपने आप में सही नहीं है। वाइल इट इज नॉट सो इन द केस ऑफ एडिशन ऑफ HBr ऑन ब्यूटवनीन, तो ये तो बिल्कुल ही गड़बड़ हो गया। HBr भी करोगे तब भी सेम ही रिजल्ट मिलेगा आपको, HCl करोगे तब भी सेम रिजल्ट मिलेगा, तो दोनों में रिजल्ट सेम है जब तक पेरोक्साइड ना लगा दिया जाए। तो ये जो स्टेटमेंट है ये हो गया गलत, असर्शन इज रॉन्ग। रीजन क्या है कि एडिशन ऑफ HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड इज नॉट गवर्न्ड बाय मार्कोनिकॉफ रूल। तो एडिशन ऑफ HBr इन पेरोक्साइड, पेरोक्साइड में अगर HBr जोड़ोगे तो ये मार्कोनिकॉफ रूल से नहीं गवर्न होगा। सही बात लिखिए, ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से चलेगा। HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड मतलब कौन सा रूल? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी MK के शॉर्ट में लिख दिया। तो असर्शन तो गलत है किंतु रीजन सही है। इफ द असर्शन इज इनकरेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। 82 नंबर पे आते हैं। ये एक बड़ा ही पॉपुलर रिएक्शन है। यहाँ पे देखो ये पेरोक्साइड लिंकेज बनता है और इससे जो प्रोडक्ट बनता है वो इस तरीके का बनता है। देखो ये इतना एसीटोन बना लेगा और ये जुड़ जाएगा तो फिनॉल बना लेगा। वेरी वेरी पॉपुलर, और ये NCERT के अंदर फिनॉल के प्रिपरेशन में दिया भी है। तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट आपका बनेगा OH और एक बनेगा एसीटोन, दोनों ही काम के प्रोडक्ट हैं। तो जिसकी जब जरूरत हो उस तरीके से यूज कर लेते हैं। एंड इट इज गिवन इन द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, अलग से लिखा हुआ है, पूछा भी कई बार जा चुका है, रटा हुआ होना चाहिए कि अगर आपने ये आइसोप्रोपाइल के साथ ये बेंजीन लिया, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओगे, एक पेरोक्साइड बनेगा, पेरोक्साइड का हाइड्रोलिसिस करोगे, दो लोग बनेंगे, एक फिनॉल बन के तैयार होगा और एक एसीटोन। अ वेरी 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 कॉमन क्वेश्चन ऑफ NCERT। यहाँ पे भाई लिस्ट मिलानी है AD की विटामिन। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, विटामिन A को मिलाते हैं, जीरोप्थैलेमिया। विटामिन A की कमी से रतौंधी हो जाती है और आंखों में सूखापन आ जाता है। रतौंधी मतलब शाम को कम दिखाई देना। विटामिन D के साथ क्या मिला सकते हैं? कन्वर्जन, डिलेड ब्लड क्लॉटिंग, जीरोप्थैलेमिया, फैट सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल कौन कौन से होते हैं? ADEK। ADEK इज फैट सॉल्युबल। और वाटर सॉल्युबल कौन कौन से होते हैं? B and C। अच्छा, जिनकी गोली ज्यादा बिकती है वो वाटर सॉल्युबल वाले हैं। विटामिन B, आपने बीकासूल सुना होगा, लिम्सी सुना होगा, क्योंकि ये वाले विटामिन पानी के साथ घुल जाते हैं तो शरीर से जल्दी बाहर निकल जाते हैं, तो इनकी सप्लीमेंट लेने की जरूरत ज़्यादा पड़ती है, तो ये वाटर सॉल्युबल लोग हो गए। तो D के साथ मैंने फैट सॉल्युबल मिला दिया। विटामिन K जो होता है डिलेड ब्लड क्लॉटिंग कराता है, नहीं ये मतलब टाइम से कराता है, इसकी कमी डिलेड ब्लड क्लॉटिंग कराती। और विटामिन B6 जो है उसकी कमी हो जाएगी तो कन्वर्जन्स हो सकते हैं। B6 इज पायरोडॉक्सिन, कन्वर्जन माने झटका आना। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मैं A के साथ मिलाऊंगा किसको? R को। तो A के साथ R मिला दिया, तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। A के साथ R दो में है। B के साथ दोनों में PS है, तो B के साथ मैंने क्या मिलाया है? B के साथ S मिलाया है। P भी मिला सकते, ये भी फैट सॉल्युबल है, हाँ PS चल जाएगा दोनों में। C के साथ दोनों में P है। अब D वाले पे डिसाइड करना है, तो D मतलब विटामिन A। तो D के साथ मैं क्या मिलाऊं? D के साथ मैंने मिलाया है Q, और मैं PQ भी मिला सकता हूं, तो D के साथ मैं PQ मिला दूंगा। तो करेक्ट आंसर मेरा सेकंड हो जाए, क्योंकि D जो है वो भी फैट सॉल्युबल है, मतलब D का मतलब A, विटामिन A जो है वो भी फैट सॉल्युबल। तो आप थोड़ा सा ना देख के मैच करो तो मैच हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ स्टेशनरी फेज इन पेपर क्रोमेटोग्राफी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्योरिफिकेशन वाला जो चैप्टर पढ़ाया जाता है वहां पे एक टेक्निक पढ़ाई जाती है, उसका नाम है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में एक टेक्निक है पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्रोमेटोग्राफी पेपर होता है और इस पेपर के अंदर पानी जो है वो बीच बीच में फंसा हुआ रहता है, वाटर मॉलिक्यूल ट्रैप्ड रहते हैं। और ये जो ट्रैप्ड मॉलिक्यूल है वाटर के, यही काम करते हैं स्टेशनरी फेज की तरह। दे एक्ट एज स्टेशनरी फेज, तो स्टेशनरी फेज की तरह इसमें काम करता है वाटर। तो करेक्ट आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। फॉर Ki मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज स्टीपली विथ डाइल्यूशन। तो देखो Ki क्या है? Ki इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए स्टीपली नहीं करती है, एक क्रम में करती है, तो ये बात जो है गड़बड़ हो जाएगी। अगर आपने मोलर कंडक्टिविटी वाला ग्राफ देखा हो तो इसमें यहाँ √C और C ऐसे लिखा जाता है, और मोलर कंडक्टिविटी पे ग्राफ बनाते हैं तो एक तो ये बनता है स्ट्रॉन्ग के लिए, और वीक के लिए बनाओगे तो ऐसा बनेगा इस तरीके से, ये है वीक के लिए।
और एनसीईआरटी जो टर्म यूज करता है इसके लिए वो कहता है कि स्टीपली ग्रो करता है। तो केआई के लिए अगर आप स्टीपली बोल रहे हो तो गड़बड़ बोल रहे हो, यानी असर्शन तो गड़बड़ हो गया। फॉर कार्बोनिक एसिड मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस स्लोली विद, दोनों ही गलत लिखे, उल्टा लिखा हुआ है। कार्बोनिक एसिड जो है वीक है, तो इसके साथ जो है वो ये लिखा होना चाहिए, इसके साथ ये, यानी बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। तो आई विल गो विद द सेकंड ऑप्शन। 86 पे आते हैं। कंसीडर द गिवन केमिकल रिएक्शन, रेड फॉस्फोरस प्लस Cl2 मिलाया गया है COOH के साथ और H2O लगाया गया है। तो ये जो रेड फॉस्फोरस प्लस Cl2 मिलाते हैं ये क्या करता है, पहले आपको ये जानना पड़ेगा। तो रेड फॉस्फोरस प्लस Cl2 एक रिएक्शन होता है जिसको बोलते हैं HVZ, हेल्महोल्ट्ज-जेलिंस्की रिएक्शन। तो जो हेल्महोल्ट्ज-जेलिंस्की रिएक्शन होता है ये करता है अल्फा पोजीशन पे ले जाके जोड़ देता है किसको, अल्फा हेलोजिनेशन करता है। तो हेल्महोल्ट्ज-जेलिंस्की रिएक्शन के हिसाब से प्रोडक्ट देखें तो फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन। शुरू कर दें, सब सही है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे। एक सब्सटेंस है जो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स को। शुरुआत करी इसने 2m से, 200 मिनट के अंदर ये हो गया कितना, 0.15। तो इसके लिए टी हाफ निकालना है, हाफ लाइफ निकालनी। अब देखो फर्स्ट ऑर्डर का सवाल आया है तो लगेगा तो फर्स्ट ऑर्डर की ही इक्वेशन से। फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन क्या होती है, k इज इक्वल्स टू 2.303 बाई टी। अच्छा टाइम दे रखा ऑलरेडी, तो अगर मैं यहाँ पर टाइम की वैल्यू रखता हूँ तो कितना, 200 लिख देता हूँ। 200 मिनट टाइम दे रखा है। फिर यहाँ लिखेंगे लॉग, लॉग के बाद जितना टोटल शुरुआत में था यानी 2, बचा कितना 0.15। यहाँ से अब मुझे k निकालना है, तो k में ये सब मामला तो बिल्कुल सही है, बस ये लॉग सॉल्व हो जाए तो फिर सही हो जाएगा, क्योंकि लॉग 2 तो पता है, लॉग 0.15 नहीं पता होता है। तो मैं इसको ना यहाँ पे साइड में सॉल्व कर लेता हूँ। देखो बहुत ज़्यादा लॉग वाला तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी मान लो थोड़ा बहुत करना पड़े तो आप देख लो इसको। ये लिखा हुआ है log 2/0.15। कभी ऐसा आ जाए तो आप इसको पहले तो सिंपल टर्म्स में लिख लें, ये 0.2 अंक आगे करके इसको 200 कर लो, तो ये 200/15 हो गया। अब इसके बाद क्या करो कि कई तरीके हैं सॉल्व करने के, मतलब मैथमेटिक्स में तो तरीके बहुत सारे होते हैं। आप चाहो तो log 200 की वैल्यू नीचे और log 15 की वैल्यू नीचे लिख लो, लेकिन अभी के लिए मैं इसको 5 से काट देता हूं, तो ये ऊपर आ जाएगा 40 और बटे 3। यानी अब मेरा लक्ष्य है निकालना log 40/3। इसको मैं लिख सकता हूं log 40 माइनस log 3। log 3 का वैल्यू याद होता है 0.48, और log 40 जो है यानी 40, तो log 4 का वैल्यू अगर आपको याद है, log 4 बराबर 0.6, तो log 40 जो होगा ये हो जाएगा 1.6, log 400 जो होगा ये हो जाएगा 2.6। जब जीरो बढ़े तो जितना जीरो बढ़े उतना आगे लिख दिया जाता है। तो अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 40 मतलब 1.6, ये मेरा टारगेट हो गया। तो 1.60 में से मुझे 0.48 घटाना है, 48 में मतलब 1.12 आ जाएगा, 1.12। तो ये जितना कुछ लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा 2.303 बाई 200 इंटू 1.12 आ गया मेरे पास। आपके यहाँ लॉग सिंपल ही आएगा, अगर ऐसा आ गया तो थोड़ा सा तरीका पता होना चाहिए। समटाइम्स गुड क्वेश्चंस आर आल्सो आस्क्ड। तो अब ये इतना हो गया, इसको अब कैसे हल करें, मतलब हल क्या करना है, तो अब इसको आप कैलकुलेशन करो इसमें। तो कैलकुलेशन करोगे तो ये आएगा 1.29 इंटू 10⁻²। मैंने ऑलरेडी कर रखा है इसलिए मुझे पता है, गुणा भाग करके इतना आएगा। के मिल गया, के मिल गया तो टी हाफ का फॉर्मूला लगा दो। टी हाफ बराबर क्या होता है 0.693 बाई के, तो ये हो जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाई के कितना आया है 1.29 इंटू 10⁻²। अब ये जो है ये ऊपर जाएगा तो +2 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 69.3, और नीचे जो बचा ये 1.3 मान ले, लगभग 29 लिखा है तो मतलब 1.3 मान ले। एक दशमलव और हटा देते हैं तो ये मेरे पास आ गया 693 डिवाइडेड बाई 13। अब अगर आप 13 का पहाड़ा जानते हैं तो 13 पचे 65 हो जाएगा। 65 के बाद कितना बचा, 4 बचा, तो 4 और 3 यानी 43, तो 13 गुणे 13 या 39,
बस इतना ही जाएगा। तो मतलब एक मेरे पास तो आ जाएगा 5 और फिर आ जाएगा 3 और पॉइंट तो मैं अब पहला टिक कर लूँगा। बड़े आसपास के ऑप्शन थे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये सवाल अभी तक जैसे देखो ना सारे फ्लो में चल रहे थे सवाल, तो एक बीच में अगर ऐसा आ भी गया तो कोई इतना घबराने की जरूरत नहीं करे, मुझे लॉग नहीं आता, मुझे ये नहीं आता, वो नहीं आता। डोंट नीड टू थिंक अपॉन। जो गड़बड़ है उस पर फोकस कर लोगे तो फिर लाइफ गड़बड़ ही गड़बड़ दिखेगी। 87 पे खड़े हो, इसका मतलब ये है कि शुरू के बहुत सारे सवाल तो लगा चुके हैं ना, सिंपल सिंपल वाले। एक ऐसा आ भी गया तो रिलैक्स, कोई बात नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इसमें से सही पहचानना है। पहला, लोअर एलिफेटिक एमीन्स आर सॉल्युबल इन वाटर। देखो एमीन अगर लिखोगे तो उसमें लिखा जाएगा RNH2। जितना R छोटा रहेगा सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा रहेगी। ये वाला जो हिस्सा होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है। एंड सेम गोज फॉर एल्कोहल ऑल्सो, ROH में भी यही चलता है। और ये चूंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है इसलिए इट इज गुड। ये जितना ज्यादा रहेगा उतना सॉल्युबल रहेगा और ये जितना ज्यादा रहेगा उतना सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो लोअर एलिफेटिक एमीन सॉल्युबल होते हैं, बहुत अच्छी बात लिखी है। करेक्ट को ढूंढना है तो ये वाला तो करेक्ट है ही है। सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन मोलर मास। सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस नहीं, डिक्रीजेस। हायर एमीन्स कम सॉल्युबल होंगे भाई, R बढ़ता चला जाएगा तो उनमें सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो ये गलत लिखा, यानी इसे मैं नहीं लेने वाला। हायर एमीन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये सही बात लिखी है। हायर एमीन्स इनसॉल्युबल होते हैं क्योंकि R बढ़ जाता है। एमीन्स और सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये बात भी सही लिखी है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। लोअर एलिफेटिक एमीन्स आर गैसेस विथ फिशी ऑर्डर, ये भी सही लिखा। और ये सब कुछ आपको एनसीईआरटी में एमीन के फिजिकल प्रॉपर्टी वाले में लाइन से मिल जाएगा। और आजकल ऐसे सवालों का ट्रेंड बहुत है, तो कृपया करके उसको जाके दोबारा से एक बार तुरंत देखें, पढ़ें। मतलब अभी तुरंत ही देख लो, जब इस टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो सही कौन कौन सा हो जाएगा। A, C, D एंड E ओनली, मतलब सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर। हेनरीज कांस्टेंट, देखो हेनरी कांस्टेंट के बारे में एक तो ये बात याद रखो, KH बोलते हैं इसको। जिसका हेनरी कांस्टेंट ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी कम, एक तो ये पता होना चाहिए। दूसरी बात पता होना चाहिए कि हेनरीज कांस्टेंट का यूनिट जो होता है वो होता है सेम एज प्रेशर। जैसे प्रेशर का यूनिट नहीं बार और इस तरीके से लिया जाता है, तो इसका भी यूनिट जो है वो सेम एज प्रेशर है। दो बातें पता चल गई। अच्छा, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। क्यों घटेगी? आपको पता है लो टेम्परेचर पे गैस ज्यादा सॉल्युबल होती है, तभी तो कोल्ड ड्रिंक में वो CO2 जो घुला रहता है उसको कम टेम्परेचर पे रखते हैं। तो ये बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। अगर सॉल्युबिलिटी घटेगी तो KH क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब कहने का मतलब इनको देखो जरा, साइड साइड वालों को, तो टेम्परेचर बढ़ाने से KH जो है वो बढ़ जाता है। तो इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। I3 माइनस का हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया, इट्स अ गुड क्वेश्चन। दो आयोडीन अपनी जिंदगी में खुश थे, इनके पास बहुत बहुत सारा क्या था? लोन पेयर रखा हुआ था। आयोडीन के पास 3 लोन पेयर होते हैं। एक I माइनस तभी उधर से आया। I माइनस जो है उसके पास 7 नहीं बल्कि 8 इलेक्ट्रॉन है। अभी 8 इलेक्ट्रॉन है, अकेला है, 8 इलेक्ट्रॉन का बोझा सह नहीं पा रहा है। किसी से कह रहा था इलेक्ट्रॉन ले लो, इलेक्ट्रॉन ले लो। तभी ये देखा तो इसके पास वैकेंट D ऑर्बिटल। आपको पता है आयोडीन बहुत नीचे आता है, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इसके वैकेंट D में इसने डोनेट कर दिया, इसको मिल गया डोनेशन। अब आपसे पूछा जाए जो कुछ भी, सबका जवाब इसी में मिल जाएगा। जैसे इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछा है तो गिन लो लोन पेयर और सिग्मा को गिना जाता है, तो 5 गिनती आएगी, तो 5 आई तो sp3d2, ये हो गया हाइब्रिडाइजेशन। अगर कोई पूछे शेप कैसा है इसका, तो आप देखें 2 ही बॉन्ड बना रहा है तो लीनियर शेप का जाएगा। और ये जो 3 लोन पेयर हैं ये कहां पर प्रेजेंट होंगे? तो लोन पेयर विल बी प्रेजेंट एट एक्सियल नहीं, इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल जो पोजीशन होती है वहां पे बॉन्ड एंगल जो होता है वो 100 कितना होता है? 100, रुक जाओ पहले मैं लिख लूं तब बोलूं। इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन पे बॉन्ड एंगल कितना होता है? 120। तो इस वजह से यहाँ पे रिपल्शन थोड़ा कम मिलता है, थोड़ा दूर दूर है, तो इस वजह से लोन पेयर यहाँ पे आ जाते हैं। लोन पेयर पे ज़्यादा रिपल्शन है तो इस वजह से। तो अभी तो सिर्फ आपसे हाइब्रिडाइजेशन और शेप पूछा गया, तो sp3d2 एंड लीनियर हो जाएगा। एक बात बड़ी मज़ेदार याद आ गई,
मैंने देखा कि ऐसे बताने में बताया गया कि जैसे ClF3 है। अब ClF3 में खैर एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड होता है, जो ये है वो एक्सियल है, जो ये है वो इक्वेटोरियल है, और इसी से डिफाइन करते हैं कि इसके अंदर एक्सियल इक्वेटोरियल है। असलियत में एक्सियल और इक्वेटोरियल का जो ये है कि ये एक्सियल है वो इक्वेटोरियल है, इस मॉलिक्यूल को मैं अगर ऐसे लिख दूंगा तो क्या होगा। मान लो मैंने लिख दिया Cl और लिख दिया F और F और यहाँ लिख दिया मान लो एक और F लिख दिया। अब कौन एक्सियल कौन इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल ये एक्सियल हो गया। तो दिस इज नॉट ट्रू कि ये एक्सियल और ये इक्वेटोरियल होता है। अगर आप ऐसे करोगे तो sp3d2 वालों में जब जाओगे तो इनके अंदर तो क्या होता है कि एक सेंट्रल एटम होता है और 4 इस तरीके के होते हैं और 2 ये होता है। इसमें आप इसको एक्सियल बोलने लगोगे, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि इसमें एक्सियल इक्वेटोरियल कुछ होता ही नहीं। तो केमिस्ट्री में जब हम शेप की बात करते हैं तो एक्सियल इक्वेटोरियल कैसे डिफाइन करते हैं? तो पहली बात तो दोनों अलग अलग तब होंगे जब दोनों का बॉन्ड एंगल अलग अलग। एक्सियल पोजीशन वाले जो होते हैं उनका बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होता है सभी के साथ, जबकि इक्वेटोरियल पोजीशन पे 120 डिग्री का एंगल होता है। PCl5 के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको जो 3 क्लोरीन मिलेंगे इनका जो एंगल मिलेगा आपको वो मिलेगा 120 डिग्री, और जो 2 मिलेंगे इनका सबके साथ एंगल मिलेगा 90 डिग्री। इसलिए इनको एक्सियल और इनको इक्वेटोरियल कहा जाता है, और इसलिए इनमें डिफरेंस होता है, और इसलिए एक्सियल जो है वो एक्सियल ही रहेगा और इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल ही रहेगा। लेकिन यहां पर अगर आप देखो तो सारे एंगल्स 90 डिग्री हैं ऑक्टाहेड्रल सिचुएशन में, तो यहां पर एक्सियल और इक्वेटोरियल बोलना संभव नहीं होता है, बिकॉज ऑल द बॉन्ड एंगल्स आर सिमिलर, तो इट्स अ सिमेट्रिक शेप। तो डोंट कीप इट लाइक दैट कि ये ऐसे एक्सियल वो ऐसे इक्वेटोरियल, उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे और गलत जवाब दे दोगे। उसमें आपको ऑक्टाहेड्रल में भी एक्सियल और इक्वेटोरियल दिखाई देने लगेगा। तो यहाँ पे सवाल जो मेरा था लीनियर पे शेप खत्म हो गया। और अगर आपसे पूछा जाए कि इन इलेक्ट्रॉन्स को इन्होंने इस पोजीशन पे ही क्यों रखा, बिकॉज द बॉन्ड एंगल इज 120, इट्स ग्रेटर सो लेसर रिपल्शन, तो इस वजह से स्टेबिलिटी के लिए उनको वहां पर रखा गया है। थैंक यू वेरी मच फॉर गोइंग थ्रू द सॉल्यूशन। पेपर बढ़िया था, मजेदार था, मतलब ओवरऑल बैलेंस पेपर था। कुछ सवाल अच्छे, कुछ खराब, कुछ लेंदी, कुछ छोटे मोटे, तो ओवरऑल इट्स अ गुड पेपर, बढ़िया पेपर था। और अपने अपने मार्क्स जो है आप इवैल्यूएट करें। मैं दोबारा से एक बात आपको ये कहना चाहूँगा कि कुछ बच्चों का ये वो होता है, तकलीफ होती है कि सर नंबर कम आ रहे हैं तो क्या करें। तो नंबर कम आ रहे हैं तो आप कर क्या सकते हो? क्या आप परीक्षा छोड़ दोगे? नहीं। क्या आप तैयारी छोड़ दोगे? नहीं। अभी तो बहरहाल नहीं छोड़ रहे, अगले 4 मई तक। तो फिर सोचना ही क्या कि कितने नंबर आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे हैं। आप एक बात याद रखो कि आप जैसे कल थे मतलब प्रीवियस डे, वैसे नेक्स्ट डे नहीं रहना है। कुछ तो इम्प्रूव करते रहना है और पॉजिटिव डायरेक्शन में चलते रहना है। बाकी कौन सेलेक्ट होगा कौन नहीं होगा, कौन कॉलेज में जाएगा कौन MBBS करेगा, जिंदगी बहुत लंबी चौड़ी है, कुछ भी सर्टेन नहीं होता है। लाइफ इज डिसाइडेड बाय समबडी एल्स। मेरा तो यही अपना ओपिनियन है। तो मैं आपसे कहूँगा कि आपको जो भी करना है पॉजिटिव डायरेक्शन में करते रहें। बहुत सारे से मेरे मित्र हैं जिन्होंने MBBS किया, MD किया, फिर जीवन में कुछ ऐसा बदलाव आ गया कि उनको लाइफ में बहुत पीछे जाना पड़ा, रेट्रोग्रेड साइड में। कुछ तो मेरे मित्र हैं जो आज नहीं भी हैं मतलब दुनिया में। तो लाइफ बड़ी अनसर्टेंसी है। आपको इतना दूर का सोचना ही नहीं है, आगे का सोचना ही नहीं बिल्कुल। आपको रोज 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 अपने अंदर क्या करना है, इंप्रूवमेंट। मेरा पेपर था, मैंने दिया, मैंने सवाल लगाया, आई शुड एंजॉय द पेपर, मुझे मजा आया। मैंने सॉल्यूशन देखा, मुझे मजा आया, मैंने बढ़िया अच्छा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो आप ऐसे करके रोज रोज इंप्रूव करते रहें, क्योंकि ये पढ़ाई जो काम है ना, इसमें ये रहता है कि एक तो आपको मेहनत करनी और खुश भी रहना है। मजदूरी करना हो अगर सिर्फ, मान लो आपको ईंटें ढोने हैं, तो उसमें तो आप कर सकते हो कि भाई चलो कोई बात नहीं, मन अच्छा नहीं तब भी ढो रहे। यहाँ मन अच्छा, मन ही तो है जो पढ़ने में लगेगा। तो मन को अच्छा करने का कोई तरीका भी नहीं आपके पास। देयर आर सर्टेन वेज, टाइम से सो, टाइम से उठो, अच्छा खाओ, और सबसे ज़्यादा कि आप बाकी बातों के बारे में सोचो नहीं। अब सोचने पे कब नहीं सोच पाओगे, जब किसी चीज़ में इन्वॉल्व रहोगे। तो अपने काम में लगे रहो और पढ़ाई करते रहो। अगले टेस्ट के सॉल्यूशन के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहें।